हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल न्यू लाइफ केमिस्ट्री क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पिछले वीडियो में ये बताया गया था कि अयस्क का सांद्रण कैसे करते हैं, जिसके लिए मैंने 3 विधियां आपको बताई हुई थी। एक थी गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, दूसरी थी चुंबकीय पृथक्करण विधि और तीसरी थी फेन प्लवन विधि। ठीक है, फिर उसके बाद आपको बताया गया था जब धातु का निष्कर्षण करते हैं तो धातु के निष्कर्षण के लिए हमने 3 प्रोसेस पढ़ी हुई थी, जिनमें एक था भर्जन, दूसरा निस्तापन और तीसरा था प्रगलन। इन चीज़ों के बारे में आपको बताया जा चुका है और इसके नोट्स हमने मांगे थे आप सभी से। तो शायद अभी आप लोग के पास हो सकता है ये वीडियो पहुंचा ना हो जब मैं ये वीडियो को बना रहा हूँ। तो प्रयास यही करता हूँ और आशा भी यही करता हूँ आप लोगों से कि आप सभी लोग इसके नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे और जल्द ही जल्द आप उसको प्रोवाइड करेंगे मुझे। ठीक, तो वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों से यही एक बात फिर से कहना चाहता हूँ कि वीडियो को सभी लोग अंत तक देखा करें और जो वीडियो में आपको चीज़ें बताई जाएं, ठीक है, उनको जो क्वेश्चंस आपको दिए जाएं वो नोट किया करें और उसका आंसर भी किया करें। ठीक है, तो आज हम इस धातु और अधातु वाले चैप्टर में आपसे डिस्कस करने वाले हैं। पहले इसके धातुकर्म के अंतर्गत हमने आपको बताया था पहले अयस्क का सांद्रण, दूसरा हमने आपको बताया था धातु का निष्कर्षण और तीसरा बताया था धातु का शोधन। तो आज हम यहाँ पर धातु के शोधन की बात करने वाले हैं आपसे। और धातु के शोधन के लिए कुछ जो प्रमुख विधियां हैं उनके जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके पाठ्यक्रम के आधार पर जो मेंशन किए गए उनका हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले जब हम धातु के शोधन की बात करते हैं, धातु का शोधन, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, ठीक है ना, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। तो इसमें देखिए, जब प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल में हम बात करते हैं आपसे, मतलब ये होता है कि जो शांदित या आपने शोधित लिया हुआ है धातु को, जहां से निष्कर्षित किया है, निष्कर्षित धातु से आप जो अशुद्धियां होती हैं उसमें उनको अलग कर दीजिए और शुद्ध धातु आप वहां से निकाल लीजिए। वही होता है आपका प्यूरिफिकेशन। ठीक है, प्यूरिफिकेशन का अर्थ ही आप समझ लीजिए प्योर फॉर्म मिले, है ना। जैसे हमें किसी धातु का ही शोधन यहाँ पे करना ही है, हम इसके लिए जो सबसे उपयुक्त विधि होती है पहले उसकी बात आपसे करने वाले हैं, वैद्युत अपघटनी विधि। वैद्युत अपघटनी विधि, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, है ना, विद्युत अपघटनी विधि। इसमें क्या करना क्या होता है, सिर्फ प्रोसेस आपको एक बार अच्छे से समझनी है, चीज़ें बहुत ही आसान लगेंगी और बहुत ही इजी। इसकी तरह मैक्सिमम आप जो ऐसे मेटल्स की आप यहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं अधिकांश केसेस के लिए, जो इसके लिए यहाँ उसके शोधन के लिए आप इसका प्रयोग करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे पहले हम बताते हैं क्या कि इस विधि में धातु के इलेक्ट्रोड होते हैं जिन पर एक कैथोड और दूसरा एनोड होता है। समझ रहे हैं? तो जब भी वैद्युत अपघटनी विधि की प्रोसेस आपसे शेयर की जाएगी, आपसे बताई जाएगी, तो ऐसी स्थिति के लिए आपको पहले ये समझना है कि उस विधि के अंतर्गत 2 इलेक्ट्रोड लगे होंगे। कितने? 2 इलेक्ट्रोड लगे होंगे, जिनमें से एक कैथोड होगा और दूसरा एनोड होगा। अब बात ये आती है कि कैथोड किसका बना होगा और एनोड किसका बना होगा। तो हम यहाँ पे सभी विधियों की बात आपसे करने वाले हैं। जैसे आपसे कहा जाता है कि इस विधि में अशुद्ध धातु की छड़, इस विधि में अशुद्ध धातु की छड़ एनोड के रूप में, इस विधि में अशुद्ध धातु की छड़ एनोड के रूप में तथा शुद्ध धातु की छड़ कैथोड के रूप में प्रयोग की जाती है। ये सब में आपको यूज करना है। ठीक है, चाहे जो भी प्रोसेस आप यहाँ पे चाहे जिस धातु का शोधन करने वाले हैं उसके लिए आप बताएंगे। क्या बताया आपने? इस विधि में अशुद्ध धातु की छड़ एनोड के रूप में तथा शुद्ध धातु की छड़ जो होती है वो कैथोड के रूप में प्रयोग की जाती है।
इसमें जैसे आप जो प्रोसेस ले रहे हैं, जिस धातु का आप शोधन करने वाले हैं उसका लवण का विलयन लेते हैं। जैसे मान लीजिए कॉपर का शोधन करने वाले हैं तो कॉपर सल्फेट का, आप सिल्वर का शोधन करने वाले हैं तो सिल्वर नाइट्रेट का, है ना। ऐसे ही आप जिंक का करने वाले हैं तो जिंक सल्फेट का। तो ऐसे जो भी आपको धातु दी जा रही हैं उनके लवण का पहले आप यहाँ पे वैद्युत अपघट्ट लेते हैं, ठीक है। तब उसके बाद आप क्या करते हैं, इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। समझ रहे हैं आप बात को? चलिए मैं अब इसको एक सीक्वेंस में बताता चलता हूँ। अभी मैंने बताया कि आप सभी प्रोसेस के लिए क्या यूज करेंगे, है ना। मैं आगे बताऊंगा एग्जाम्पल लेकर के कैसे आप इसका प्रयोग करते रहेंगे। सबसे पहले देखिए इसकी पूरी मेथड जो आपको लिखनी है वही बतानी है। इस विधि में अशुद्ध धातु की छड़ एनोड के रूप में तथा शुद्ध धातु की छड़ कैथोड के रूप में प्रयोग की जाती है। इस विधि में अशुद्ध धातु की छड़ कैथोड एनोड के रूप में और शुद्ध धातु की छड़ कैथोड के रूप में प्रयोग की जाती है तथा धातु के लवण का जलीय विलयन, धातु के लवण का जलीय विलयन वैद्युत अपघट्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। इतनी बात सबको समझ में आई? क्या कहा मैंने? इस विधि में अशुद्ध धातु की छड़, इस विधि में अशुद्ध धातु की छड़ एनोड के रूप में, शुद्ध धातु की छड़ कैथोड के रूप में और धातु के लवण का जलीय विलयन वैद्युत अपघट्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब इसके बाद इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, इस अपघट्ट में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो अशुद्ध धातुओं में जो अशुद्धियां होती हैं वो नीचे मड के रूप में बैठ जाती हैं। अशुद्धियां जो होती हैं वो नीचे मड के रूप में बैठ जाती हैं और शुद्ध धातु कैथोड पर जमा हो जाते हैं। इस प्रकार धातु का शोधन हो जाता है। आई बात समझ में? आपने ये बताया पहले, इस विधि में अशुद्ध धातु की छड़ एनोड के रूप में, शुद्ध धातु की छड़ कैथोड के रूप में तथा धातु के लवण का जलीय विलयन वैद्युत अपघट्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब इस अपघट्ट में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अशुद्धियां नीचे मड के रूप में बैठ जाती हैं, जिसे आप एनोड मड कहते हैं। अब जो शुद्ध धातु उसमें होता है, जो अशुद्ध धातु के अंतर्गत कुछ न कुछ शुद्ध धातुएं रहती हैं, तो वो धातुएं कैथोड पर जाकर जमा हो जाती हैं। इस प्रकार से धातु का शोधन हो जाता है। ठीक, मेथड समझ में आया आपको? चलिए अब एक आपका इसी में एग्जाम्पल जैसे कह दिया गया कि जिंक धातु का शोधन करना है आपको, तो आप क्या बोलेंगे इसमें कि अशुद्ध जिंक धातु की छड़ एनोड के रूप में, शुद्ध जिंक धातु की छड़ कैथोड के रूप में तथा जिंक सल्फेट का विलयन जो होगा वो वैद्युत अपघट्ट के रूप में प्रयोग किया जाएगा। अब विलयन में धारा प्रवाहित करने पर जो अशुद्धियां होंगी वो नीचे बैठ जाएंगी और शुद्ध जिंक जो कि एनोड में उपस्थित है वो जाकर के कहाँ, कैथोड पर जमा हो जाएगा और इस प्रकार से आप धातु का शोधन अर्थात जिंक का शोधन कर ले जाएंगे। ठीक है, चीजें स्पष्ट हो रही है सबको? अब इसके बाद एक मेथड इसमें और होता है, वो है पोलिंग विधि। कौन सी? पोलिंग विधि है, उसकी भी आप प्रयोग यहाँ पे कर सकते हैं और उससे शुद्ध धातुएं आपको इससे कहीं ज्यादा मिलती है। पोलिंग विधि, पोलिंग मेथड, ठीक है ना। तो पोलिंग मेथड में क्या है, आपको ये जानना है पहले कि इस मेथड के अंतर्गत आप एक बड़ा सा टैंक लेते हैं और उसमें जो भी आपका वैद्युत अपघट्ट रहता है उसको आप रखते हैं। ठीक है, इसके बाद उसमें निष्कर्षित धातु को डाल देते हैं और एक हरे बांस की बल्लियों के द्वारा या हरे बांस के डंडे के द्वारा आप उसको अच्छे से चलाते हैं। ठीक है, जब आप उसे अच्छे से चलाते हैं, जो भी उसमें कुछ हाइड्रोकार्बन के और ऑक्साइड के कुछ अशुद्धियां रहती हैं उस हरी बांस की बल्ली के द्वारा या डंडे के द्वारा बाहर निकल जाती है और शुद्ध धातु आपका उसमें गलित अवस्था में एकत्र रहता है। हालांकि ये मेथड आपके इस सिलेबस में बहुत यूजुअल नहीं है जितना कि वैद्युत अपघटन विधि है, तो आप बस इसको टेम्पोरली जानते रहिए कि एक मेथड ये भी है। बताया क्या, इस विधि में एक बड़े से टैंक में आप उस निष्कर्षित धातु को रख देते हैं, इसके बाद उसे उच्च ताप पर गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद जब वो गलित अवस्था में आ जाता है, अब आप उसे एक हरे डंडे से, हरे बांस की डंडे की सहायता से आप उसे चलाते हैं। यहाँ बात की जाए कि हरे डंडे का ही प्रयोग क्यों कर रहे हैं,
क्योंकि हरे डंडे जो आपके होते हैं उनमें कार्बन साथ साथ हाइड्रोजन ये उपस्थित, दैट मीन्स हाइड्रोकार्बन्स रहते हैं। तो जो उस धातु में, निष्कर्षित धातु में ऑक्साइड के कुछ थोड़े बहुत कण रहते हैं, सल्फाइड के थोड़े बहुत कुछ कण रहते हैं, वो उनके साथ आसानी से क्रिया कर लेते हैं। जब आसानी से वो क्रिया कर लेते हैं, इस वजह से ये कहा जाता है ताकि उसमें अशुद्धियां जो हों उसी के साथ बाहर निकल जाए और गलित धातु आपका शुद्ध गलित धातु वहां पर टैंक में पड़ा रह जाता है, जिसे आप इच्छित सांचे में डाल करके उसका आकार परिवर्तित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप धातु का शोधन यहाँ पे कर चुके हैं। तो इतने मेथड के द्वारा हम आप अभी ये पढ़ चुके हैं कि धातु कर्म में क्या क्या चीजें आपकी आती हैं। ठीक है, चलिए अब इतनी बातें ये समाप्त हुई यहाँ पे। अब मैं इसी वीडियो में आपको ये बताने चल रहा हूँ कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या होती है। धातुओं की सक्रियता श्रेणी, जो इसका एक्टिविटी सीरीज होता है मेटल का, वो कैसे आप डिफाइन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो सक्रियता श्रेणी की बात अगर हम करें आपसे, तो ऐसी सिचुएशन के लिए आपको ये जानना है कौन सा धातु किससे ज्यादा सक्रिय है, कौन सा धातु किससे ज्यादा सक्रिय है, इसकी चर्चा आपको करनी है। ठीक है ना। तो हमें देखिए, जैसे कहा जाए दो धातुएं दी गई, पूछा गया इसमें से कौन ज्यादा सक्रिय है। ठीक से भाई कई धातुएं होती है ना, तो उनकी सक्रियता का निर्धारण आप कैसे करेंगे। आइए इसके लिए जो हम लोग एक सीरीज पढ़ते हैं वो होती है आपकी, जिसे कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। क्या बोलते हैं आप, विद्युत रासायनिक श्रेणी। सबसे पहले हमें यही जानना है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी होती क्या है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी कहा जाता है विभिन्न धातु युग्मों को, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, क्या बताया गया, विभिन्न धातु युग्मों को उनके मानक अपचयन विभवों के, विभिन्न धातु युग्मों को उनके मानक अपचयन विभवों के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है, जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे आप कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक है, पहले मैंने क्या बताया कि विभिन्न धातु युग्मों को उनके मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है, जो सीरीज आपको प्राप्त होती है, उसे आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं या विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ठीक है, चीजें स्पष्ट हो रही हैं। अब देखिए इस श्रेणी के कुछ जो लक्षण हैं वो मैं आपको बता दूं। श्रेणी के लक्षण ये हैं कि जो धातुएं श्रेणी में ऊपर स्थित होंगी, जिस धातु से ऊपर स्थित होगी वो धातु आपका क्या होगा, अधिक सक्रिय होगा। उससे जिस धातु के ऊपर जो धातु उपस्थित होगा, उपलब्ध होगा, वो अधिक सक्रिय होगा कंपेरिजन टू उसकी जो नीचे होंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें आपसे कि जो भी मेटल आपको दिए जा रहे हैं उनका हम निर्धारण कैसे करेंगे, कौन किसके ऊपर है ना। इस पे एक क्वेश्चन बोर्ड में पूछा भी जाता है कि निम्नलिखित में से किसका मानक अपचयन विभव अधिक है, या कौन इसमें प्रबल आक्सीकारक है या अपचायक है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में। तो आइए इसमें हम एक सीरीज के माध्यम से पहले ये दिखाना चाहते हैं कि कैसे आप इसको लर्न करेंगे, कैसे इसको आप रिमेंबर रखेंगे माइंड में लंबे समय तक, उसकी हम आपसे डिस्कस करते हैं। चलिए पहले यहाँ पे हम आपसे बताए विद्युत रासायनिक श्रेणी, विद्युत रासायनिक श्रेणी ना, इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज। ठीक है, इसको ECS भी बोल सकते हैं आप ना। तो क्या बताया जा रहा है आपको यहाँ पे विद्युत रासायनिक श्रेणी के अंतर्गत, इसमें मैंने आपको ये समझाना चाहा कि जो भी धातु युग्म दिए जाते हैं उनके मानक अपचयन विभवों के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी आपको प्राप्त होती है वही कहलाती है क्या, यहाँ पर वही कहलाती है विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो मैंने आपको पिछली क्लास में अपचयन और ऑक्सीकरण को लेकर के बातें की हुई थी, जहां आपको याद होगा कि जो धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं वो वहां पर ऑक्सीकृत होते हैं, दैट मींस उसका ऑक्सीकरण होता है, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं वो उनका अपचयन होता है। ये चीजें सबको पता है। अब देखिए यहाँ पर सीरीज को मैं अगर ये कंपेरिजन करवाऊं कि कैसे आप बताएंगे कौन सी धातु उससे प्रबल है। अगर देखिए जो विभिन्न धातुएं दी गई हैं उन विभिन्न धातुओं के
मानक अपचयन विभव, क्या मानक अपचयन विभव का मान जिसका अधिक ऋणात्मक होगा, जिसका अधिक ऋणात्मक होगा वो धातु उतना ही अधिक प्रबल होगा। जिन धातुओं के मानक अपचयन विभव का मान, जिन धातुओं के मानक अपचयन विभव का मान जितना अधिक ऋणात्मक होगा, जितना अधिक ऋणात्मक होगा उसकी सक्रियता उतनी ही अधिक होगी। क्या बात समझ में आई कुछ आपको? चलिए दिखाते हैं आपको एक एग्जांपल। सपोज करिए मेरे पास 4 ऐसे एलिमेंट्स या मेटल दिए गए हैं जिनके मानक अपचयन विभव सपोज करिए -3.31 वोल्ट, -2.83 वोल्ट, -0.46 वोल्ट और +0.76 वोल्ट है, ऐसे दे दिया गया। तो मुझे ये बताना है इसमें से सबसे प्रबल धातु कौन सा होगा। भाई ए बी सी डी कोई अननोन था, अब इससे मुझे ये बताना है कि कौन सा प्रबल धातु होगा। तो मैंने मेथड क्या बताया आपको, जिस धातु के मानक अपचयन विभव का मान जितना अधिक धनात्मक होगा, जिस धातु के मानक अपचयन विभव का मान जितना अधिक धनात्मक होगा उसकी, जितना अधिक धनात्मक होगा उसका जो धातु की प्रबलता होगी वो उतनी ही ज्यादा होगी। आइए देखते हैं यहाँ पे, जैसे आप देख रहे हैं -3.31 है, यहाँ -2.83 है, यहाँ -0.46 है और यहाँ 0.76 वोल्ट है। ठीक है, तो इतनी चीजें आप देख रहे हैं। तो इसमें सबसे अधिक ऋणात्मक कौन दिख रहा है? ए वाला दिख रहा है। तो भाई इसका जो मानक अपचयन विभव है वो अधिक ऋणात्मक है और अधिक ऋणात्मक होने की वजह से इसका इस धातु जो होगी वो अधिक प्रबल होगी, डेट मींस इसकी सक्रियता ज्यादा होगी। ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं आपको? तो आप ये चीजें डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पर आसानी से, अब अगर एग्जाम में मिलता है तो। ठीक है, इसी के साथ साथ आप ये भी बता सकते हैं कि जो धातु मतलब कहा जाए कि इसमें से कौन सा धातु किसके ऊपर स्थित है। यदि आपको मानक अपचयन विभव दिए गए हैं, धातुओं के मानक अपचयन विभव यदि आपको दिए गए हैं तो आप ये देखिए जिसका मान जितना अधिक ऋणात्मक होगा वो उतना ही ऊपर होगा, जितना अधिक ऋणात्मक होगा वो उतना ही ऊपर होगा। ठीक है ना? और जब आप उसके मान में कंपैरिजन कराना चाहते हैं तो जैसे जैसे उसका मान ऋणात्मक मतलब कम ऋणात्मकता होती जाएगी, उसके मानक अपचयन विभव का मान जैसे ही कम ऋणी होता जाएगा वैसे वैसे उसकी सक्रियता भी घटती जाएगी और वो उसके नीचे स्थित होता जाएगा। ठीक है, तो चीजें समझ में आ रही हैं आपको, बातें यहाँ पे स्पष्ट हो रही हैं। मैं धातुओं की सक्रियता श्रेणी याद करने का एक अच्छा तरीका आपको बताता हूँ जिसके माध्यम से आप याद कर सकते हैं उसे लंबे समय तक। तो बस चीजें पहले आपको वो तब बताई जाएंगी जब आप इससे संबंधित प्रश्नों को आप हल करेंगे, साथ ही साथ जो क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं वो आप सभी लोग सॉल्व करेंगे और इसके बाद जो नोट्स कहा जाता है आपसे प्रिपेयर करने के लिए वो आप करते हैं। तो अगर इस सभी बातों के लिए आप एग्री हों तो मैं आगे, तो हम इसमें आपसे ये कह रहे हैं कि इसके लिए हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो चलिए सभी लोग इस बात को लेकर एग्री हैं एकदम बढ़िया से। आइए देखते हैं इसमें फिर उस सीरीज को याद करने का तरीका। सब बहुत ही यूनिक मेथड है ये, एक बार बस केवल माइंड में बैठ जाए तो आप अच्छे से याद कर सकते हैं। देखिए, लेकर बांसुरी, लेकर बांसुरी को ना मुझे, लेकर बांसुरी को ना मुझे अलमिया, अलमिया जी फेंको, लेकर बांसुरी को ना मुझे अलमिया जी फेंको। सीडी को, सीडी को नहीं सुना, नहीं सुना फिर भी हम गाएं, फिर भी हम गाएं चप्पा चप्पा। क्या? चप्पा चप्पा। सब लोग कह रहे सर जी आपको इंग्लिश आती नहीं, वैसे चप्पा चप्पा में डबल पी होना चाहिए था, लेकिन मेरा इस जो मेथड है उसके अनुसार मुझे बता रहा है। ठीक है, मैं अंग्रेजी इंस्ट्रूमेंट पढ़ा रहा हूँ। देखिएगा, लेकर बांसुरी को ना मुझे अलमिया जी फेंको, सीडी को नहीं सुना फिर भी हम गाएं चप्पा चप्पा। एक मिनट, यहाँ पर
सीडी को नहीं सुना फिर भी हम गाएं चप्पा चप्पा। तो चीजें समझ में आ रही है आपको? क्या बोला? लेकर बांसुरी को ना मुझे अलमिया जी फेंको, सीडी को नहीं सुना फिर भी हम गाएं चप्पा चप्पा। यहाँ पे जो ब्रैकेट में लिखा गया उसका कोई मतलब नहीं है और आपको केवल क्या जानना है, इनके अर्थ। तो देखिए मैं बताता चलता हूँ यहाँ पे। इसका अर्थ है लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, इसके बाद ये स्ट्रॉन्शियम। ठीक है ना? क्या बोला? लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रॉन्शियम, फिर कैल्शियम, यहाँ ये सोडियम क्योंकि इसका नाम होता है नाइट्रियम लैटिनम, फिर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज, जिंक, फिर आयरन, कोबाल्ट, कैडमियम। ठीक है ना? क्या बोला पहले मैंने? यहाँ पे देखिएगा, लेकर मतलब ले में आपको बताया गया लिथियम, कर मतलब पोटेशियम क्योंकि इसका नाम कैलियम होता है, बा का अर्थ यहाँ पे बांसुरी से, डेट मीन्स यहाँ पर बा का मतलब बेरियम, सुरी का मतलब स्ट्रॉन्शियम, को का मतलब कैल्शियम, ना का मतलब नेट्रियम, इसका लैटिन नाम होता है, इसको सोडियम बोलते हैं, और मुझे मतलब मैग्नीशियम, अल मतलब अलमिया था यहाँ पे एल्युमिनियम, मिया मतलब मैग्नीज, जी मतलब जिंक, फे मतलब फेको में यहाँ पे आयरन की बात आती है जिसको फेर हम बोलते हैं आप, को का मतलब कोबाल्ट हो गया, सीडी। ठीक है? यहाँ पर कैडमियम हो गई, और सी को यहाँ पे बोलेंगे क्या, क्रोमियम। क्या कहेंगे? क्रोमियम। फिर इसके आगे निकिल, फिर यहाँ पर टिन क्योंकि इसका लैटिन नाम होता है स्टेनम, इसलिए यहाँ पर लिखा गया, फिर प्लम्बम, और फिर हाइड्रोजन। और यहाँ पर आप देखेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण है ये कापर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम और गोल्ड, क्योंकि उसी का अर्थ वहां भी होगा, कापर, मरकरी, इसके बाद यहाँ पे सिल्वर, प्लेटिनम और औरम। इतनी चीजें सभी को एक बार खुद से रिवाइज करना है, लिखना है, फिर बताना है। दिक्कत होती है तो अगले वीडियो में मैं इसका सोल्यूशन फिर से आपको एक बार समझाऊंगा। तो आज के इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं और आप लोगों से उम्मीद करते हैं सभी लोग इसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, इसकी कॉपी करेंगे और उसको सेंड करेंगे। ठीक? तो वीडियो को अधिक से अधिक सभी लोग शेयर करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें। जो नए व्यूअर्स हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में।